Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi and hope you all are doing well. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे और आज वापस इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर को यहाँ तक फिनिश कर लिया था, इस रॉक पेंटिंग तक। हम लोग इस रॉक पेंटिंग का मतलब समझा था, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। अब मैं वापस से यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ आगे की तरफ और हम लोग नेक्स्ट अब टॉपिक पे यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक्चुअली जितने भी येलो बॉक्सेस या जितने भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो ये इनको बोलते हैं हम लोग कीवर्ड्स। ओके, ये कीवर्ड्स या मेन क्वेश्चंस टाइप के होते हैं। तो एट लास्ट जब आप इसके एक्सरसाइज करने वाले हो चैप्टर की तो आपको इस तरीके के कुछ वर्ड्स मिलते हैं एंड दे आस्क यू टू गिव द आंसर्स। सो मेक श्योर कि आप इन टर्म्स को भी एज वेल अच्छे से पढ़ें और एज वेल रिमेंबर करें। तो मैं एक बार आपको बताती हूँ साइट्स के बारे में। साइट्स क्या है? साइट्स कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे जैसे कि टूल्स होते हैं, जैसे टूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन सब का रिमेन्स मिलता है। रिमेन्स मतलब जैसे कि लेट से कुछ काफ़ी समय पहले वहाँ कोई बिल्डिंग थी, ठीक है, अब वो बिल्डिंग टूट गई है। तो टूटने के बाद कुछ कुछ उस बिल्डिंग के कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें, कुछ कुछ अंश बचते हैं आखिरी के, राइट, वही होते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिमेन्स। So sites are the places where the remains of things like tools, pots, buildings, etc. were found. Okay? तो जहाँ ऐसी जगह जहाँ पे पुरानी जितनी भी चीज़ें रिलेटेड जैसे कि टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स, इन सब की कुछ कुछ आखिरी या थोड़े थोड़े हम लोग को पार्ट्स मिलते हैं, वो होती हैं साइट्स। ठीक है, तो दीज वर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। तो ये सब पहले लोग बता देते, यूज़ करते थे लोग। जैसे लोगों ने मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाई, ठीक है, पहले के लोगों ने बिल्डिंग बनाई, उसको यूज़ करी और वहीं पर छोड़कर आगे अपना बढ़ गए। तो इस तरीके से लोग पहले करते थे। तो वही जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उन्हीं के कुछ थोड़े थोड़े रिमेन्स हमको मिलते हैं। दीज में फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ और समटाइम्स इवन अंडर वाटर। तो ये सब जो चीज़ें हम लोग को मिलती हैं, जैसे रिमेन्स मिलते हैं टूल्स के, पॉट्स के या बिल्डिंग्स, तो ये कहाँ मिलते हैं? कुछ हम कभी कभी अर्थ के सरफेस पर ही मिल जाते हैं। कुछ केसेस होते हैं जो कि अर्थ के अंदर बरीड होते हैं, मतलब कि पहले वहाँ पर बिल्डिंग हुआ करती थी, उसके बाद उसके कुछ रिमेन्स बचे और वो अर्थ के अंदर वहाँ पर बरी हो गए। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं, कुछ रिमेन्स होते हैं जो कि हमको वाटर में भी मिलते हैं। तो तीनों केसेस हो सकते हैं जो भी रिमेन्स हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आगे इस चैप्टर में डिटेल है, नॉट इस चैप्टर, आगे कुछ फ्यू चैप्टर्स बाद इस पर्टिकुलर साइट्स का भी डिटेल है, तब इसको वहाँ पर डिटेल में हम लोग समझेंगे। अब हम लोग यहाँ पर फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर। अब हम लोग यहाँ पर फायर के बारे में मतलब पढ़ने वाले हैं कि लोगों ने अब यहाँ पर फायर का उन्होंने ढूंढ लिया था, उन्होंने फायर में अपना खाना वाना बनाना इस जगह पे चालू कर दिया था। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग कुरनूल केव्स लोकेट करते हैं वहाँ पे। कुरनूल केव्स मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बनाया था, हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा है। ये था पैलेलिथिक साइट में। ठीक है, पैलेलिथिक साइट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी पूरी हिस्ट्री है उसको 3 साइट्स में डिवाइड कर दिया गया। सो एज द सेक ऑफ आर ईजीनेस, ठीक है, ताकि हम लोग को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो, पढ़ने में परेशानी ना हो, इसलिए हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, पैलेलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। 3 ये एजेस होती हैं, 3 साइट्स होती हैं डिफरेंट। ठीक है, पैलेलिथिक एक ऐसी साइट है जो सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक चली। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पहले भी, वापस बताती हूँ। पैलेलिथिक जो साइट थी वो सबसे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए चली थी, और जो बचे दूसरी साइट्स हैं कुछ 2000 ईयर्स के लिए थी, कुछ अराउंड 500-600 ईयर्स के लिए थी, लेकिन पैलेलिथिक साइट जो थी हमारी वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए थी। दैट वॉज 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 12,000 ईयर्स तक का पीरियड जो होता है वो हमारा पैलेलिथिक साइट होता है, वो हमारा पैलेलिथिक पीरियड होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा पीरियड चला था, इसके बारे में डिटेल अभी समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोगों ने कुरनूल केव्स को यहाँ पर जो मैप है उस पर लोकेट कर लिया है। ठीक है, अब ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर। कुरनूल केव्स में ऐश मतलब कि जब हम लोग आग जलाते हैं तो आग इसकी जो नीचे राख बचती है ना, जिसको हम लोग राख बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं ऐश इंग्लिश में। तो जो राख है वो यहाँ पर जो कुरनूल केव्स है उसमें देखने को मिली, उसमें हम लोग को मिली है वहाँ पर एशेस। तो इसका ये मतलब है कि वहाँ पर लोग फायर का यूज़ करा करते थे, मतलब कि लोग फायर का यूज़ वहाँ कुरनूल केव्स में करा करते थे। अब किस लिए यूज़ करा करते होंगे? ऑब्वियसली सिंपल है कि कई सारे केसेस हो सकते हैं जहाँ पर वो यूज़ करते हैं
लाइट एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते होंगे आग को टू रोस्ट मीट। जैसे कि लोग एनिमल्स का शिकार करते थे, राइट, वो एनिमल्स का जो मीट वगैरह था उसका मतलब एनिमल्स को शिकार करते थे, उनका आउटर की जो कवरिंग होती थी एनिमल्स की, जो स्किन होती थी उसका अपना क्लोथ बना लेते थे, अंदर का जो मीट वगैरह होता था वो खा लेते थे। तो जो लाइक फायर जो मीट है उसको रोस्ट करने के काम आ सकती थी, और जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स को मतलब दूर भगाने के लिए, जैसे कि आग जलते हुए देखते हैं तो एनिमल्स दूर भाग जाते हैं ना उस जगह से, राइट, तो इस काम में इस वजह से काम आ सकती। तो ये सब रीजंस थे फायर के वहाँ पर काम आने के। और फायर के जो एशेस हैं वो हम लोग को यहाँ पर कुरनूल मैप में कुरनूल केव्स में देखने को मिलते हैं, जिसका मतलब कि लोगों ने फायर ऑलरेडी पहले की डिस्कवर कर ली थी और वो उसको अपने जो भी अपनी ज़रूरतें होती थी उसके लिए यूज़ करा करते थे, ठीक है। तो ये था यहाँ पे फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर। अब मैं आपको यहाँ पे इन तीनों एजेस के बारे में बताती हूँ जिसके बारे में बात कर रही थी अभी फिलहाल। मैंने आपको बताया था ना पैलियोलिथिक साइट्स और वो साइट्स, ये सब बताती हूँ पहले। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो ये जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है, सो एज ऑफ आस ईजीनेस, सेक ऑफ आर ईजीनेस, हम लोग आसानी से पढ़ पाएँ उसके लिए 3 उसमें डिवाइड होती है। PALA पैलियोलिथिक में पहला है पैलियोलिथिक, ओके। सेकेंड हमारा होता है यहाँ पे मीजोलिथिक, ठीक है। और तीसरा हमारा यहाँ पर लास्ट होता है दैट इज नियोलिथिक। तो ये 3 डिफरेंट साइट्स होते हैं। साइट्स मतलब कि आप साइट्स पढ़ लो या 3 डिफरेंट पीरियड्स पढ़ लो, कुछ भी आप इसको कह लो। 3 होते हैं, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, जिसमें से कि पैलियोलिथिक पीरियड जो था वो सबसे ज़्यादा लंबा चला, जिसमें आपको होता है 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 12,000 ईयर्स तक का ये पीरियड जो था वो था पैलियोलिथिक, ठीक है। अब नीचे चलते हुए पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर टाइम्स दैट वी वर स्टडीइंग, ओके। तो जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं जिन सब टाइम्स के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको थोड़ा सा लेंथी नाम यहाँ पर दे रखा है। तो वो अर्लीस्ट पीरियड, जो सबसे पहला हमारा अर्लीस्ट पीरियड था, सबसे पहला पीरियड था, उसको वो लोग कहते हैं पैलियोलिथिक, ठीक है। नाउ पैलियोलिथिक जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से एक्चुअली हमको मिलता है। ग्रीक वर्ड होता है उसका, जो पैलियो वर्ड है उसका वो एक ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब होता है ओल्ड। लिथोस एक जो है वो भी ग्रीक वर्ड है, उसका नाम होता है स्टोन। सो अगर मैं पैलियोलिथिक को यहाँ पे कंबाइन करूँ और इसका मीनिंग निकालूँ तो इसका मीनिंग होता है ओल्ड स्टोन, ठीक है। तो पैलियो हमारे ग्रीक, पैलियो और लिथिक दोनों ही ग्रीक वर्ड हैं, जिसमें से कि जो ग्रीक वर्ड्स हैं इनमें पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो ओल्ड स्टोन इसका नाम है, ठीक है। अब तो ये जो नेम है इसको जो इम्पोर्टेंस है वो फॉर फाइंड द स्टोन टूल्स, द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स। तो ये जो नेम है पैलियोलिथिक, इसका क्या मतलब है, ये इसका मतलब है कि ये इम्पोर्टेंस मतलब स्टोन टूल्स को जो फाइंड करने की जो इम्पोर्टेंस है उसको ये जो नाम है ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है। पैलियोलिथिक पीरियड कितना लंबा था, तो मैंने आपको बताया कि सबसे लंबा पीरियड पैलियोलिथिक पीरियड ही था एंड दैट वाज 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 12,000 ईयर्स तक का जो पीरियड था वो था पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। तो ये जो इतना लंबा पैलियोलिथिक पीरियड है इसको भी 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। तो ये जो इतना लंबा जो पीरियड मैंने आपको बताया 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 12,000 ईयर्स तक का, तो ये ह्यूमन का 99% ह्यूमन हिस्ट्री यही कवर कर लेता है। यही पर्टिकुलर पीरियड 99% ह्यूमन हिस्ट्री कवर कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मीजोलिथिक। अब मीजोलिथिक पीरियड हमारा कब हुआ, जब इन्वायरमेंटल चेंजेस होने स्टार्ट हुए, ओके। द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस, उस पीरियड में जहाँ पर हम लोग को इन्वायरमेंटल चेंजेस मिले, दैट वाज अबाउट द बिगिनिंग ऑफ 12,000 ईयर्स से 10,000 ईयर्स तक का। 12,000 ईयर्स से 10,000 ईयर्स तक का जो इंटरवल था दैट वाज 2,000 ईयर्स मतलब। तो उसको, इस पर्टिकुलर पीरियड को हम लोग कहते हैं मीजोलिथिक इस पीरियड, ठीक है। वो हमारा मीजोलिथिक होता है। मीजो का मतलब होता है मिडिल और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, मैंने ऑलरेडी बताया। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये ग्रीक वर्ड से ही डिराइव हुए हैं। अब ग्रीक और लैटिन में ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लैटिन वर्ड से डिस्क्राइब होते हैं
कुछ यहाँ पर ग्रीक से होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था इंडस रिवर, है ना। इंडस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सिंधु है वो हमारा क्या वर्ड है, वो हमारा संस्कृत वर्ड था। तो सबके अपने अलग अलग मतलब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा यहाँ पर ग्रीक है, कौन सा लैटिन है, इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो जो मीजोलिथिक पीरियड था हमारा वो 12,000 ईयर्स से लेके 10,000 ईयर्स तक लास्ट करा, मतलब कि कंप्लीट 2,000 ईयर्स वो हमारा जो पीरियड था वो लास्ट करा। और ये पीरियड कब हम लोग को मतलब कब मिला, जब इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए तब इस पीरियड की यहाँ पर स्टार्टिंग हुई, ठीक है। तो स्टोन्स जो हम लोग को यहाँ पर मिले इस पीरियड के दौरान, दैट इज 12,000 से 10,000 ईयर्स तक में, यहाँ पे जो हम लोग को स्टोन के टूल्स मिले वो जनरली बहुत छोटे थे, ठीक है। जनरली बहुत छोटे थे, तो उनको लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज माइक्रोलिथ्स। माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है, और लिथ्स मतलब स्टोन। तो यहाँ पर जो हम लोग को यहाँ पर जो भी हम लोग को स्टोन्स वगैरह मिले वो बहुत ही छोटे थे, दैट इज दे वर कॉल्ड एज माइक्रोलिथ्स। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट भी कर देती हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो माइक्रोलिथ्स हमको कब मिले थे, मीजोलिथिक पीरियड में मिले थे, ठीक है। So microliths were probably stuck on the handles of bones or wood to make tools such as saws and sickles. तो ये जो microliths मतलब जो छोटे छोटे स्टोन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, छोटे छोटे टूल्स के बारे में जो बात कर रहे हैं, स्टोन टूल्स, तो ये आप किस लिए काम आते थे यहाँ पर। तो जैसे सॉज होती हैं वो जो मतलब जैसे वुड वगैरह कट करने के लिए सॉज यूज़ होती है, राइट। तो उन सब चीज़ों में यहाँ पर जो हैंडल होता था उसमें ये जो टाइनी टूल्स थे, टाइनी स्टोन्स थे, वो यहाँ पर यूज़ होते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी लास्ट एज आती है, दैट इज द नियोलिथिक, ठीक है। सो नेक्स्ट रेंज जो हमारी है दैट इज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। 10 साल पहले की जो हमारी अब एज है उसको हम लोग कहते हैं नियोलिथिक एज। नियो मतलब न्यू और लिथिक मतलब स्टोन्स, ठीक है। तो ये हमारा न्यू स्टोन्स हो गया। तो अब नियोलिथिक मैंने व्हाट डू मीन बाय नियोलिथिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। न्यू मतलब न्यू और लिथिक मतलब स्टोन्स। तो ये जो हमारा था ये जो तीन पीरियड मैंने आपको बताया, पैलेयोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, ये तीन यहाँ पर कैटेगराइज हो रखे हैं, ठीक है। अब मैं वापस अगर एक बार मैप पर जाऊँ अपने, तो मैंने ये जो तीन प्लेसेस अब आपको बताई थी, भीमबेटका और ये एक सेकेंड, यहाँ पर जो भीमबेटका है, ओके आई एम सॉरी, भीमबेटका, और मैंने आपको बताया थी कुरनूल केव्स, ठीक है, और हुंसगी। तो ये जो तीनों जगह मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई थी, ये थी हमारी पैलेयोलिथिक साइट्स। पैलेयोलिथिक साइट्स मतलब कि ये जो थी ये रेंज कर रही थी हमारा 2 मिलियन ईयर्स से 12,000 ईयर्स तक के बीच का। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल में यहाँ पर मेंशन भी हो रखा है पैलेयोलिथिक साइट्स। और यहाँ पे जो भी आप ब्लू स्क्वेयर्स देख रहे हैं, जैसे कि ये पियमपल्ली और ये कोल्ढीवा, महागरा, चिरन, दाउजली, हडिंग, ये सब चीज़ें जो भी हैं ये हमारी नियोलिथिक साइट्स पे हैं, ठीक है। ये हमारा नियोलिथिक पीरियड था। गेटिंग डाउन हियर, तो मैंने आपको होप सो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आगे ये लोग ऐसे टर्म्स यूज़ करेंगे और इसी तरीके आपको रिलेट करना पड़ेगा डायरेक्टली। अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं होने वाला है, सिंपली वो लोग एज वगैरह मेंशन करके पूछते हैं अब आगे, ठीक है, पूरी इसमें एनसीईआरटी वगैरह। तो मेक श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट, अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोग इन्वायरमेंट के चेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्वायरमेंट चेंज कब हुआ था, मीजोलिथिक पीरियड में। तो जब भी इन्वायरमेंट चेंज हुआ है तो मतलब मीजोलिथिक पीरियड वहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो ये क्या है हमारा, अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये हुआ हमारा मीजोलिथिक पीरियड को बिलोंग करेगा ये पोर्शन। पहले जो पढ़ के आया था वो था पैलेयोलिथिक का पूरा, हम लोग जो पढ़ के आए हैं फायर और स्टोन्स, वो सब पैलेयोलिथिक वाला था। अब हम लोग यहाँ पर मीजोलिथिक के बारे में, मीजोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वो चेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट से ही स्टार्ट हुआ था। तो around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift of relatively warm conditions. Somewhat 12,000 साल पहले क्लाइमेट में जो काफ़ी चेंजेस हुए थे, जो वार्म कंडीशंस थी वो काफ़ी शिफ्ट वगैरह हुई थी और क्लाइमेट में बहुत चेंज हुआ था कई सारे एरियाज़ में। अब देखिए वार्म जैसे कि वार्म मतलब कि गर्म, ठीक है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तो क्या वहाँ पे ग्रीनरी होती जाएगी, राइट। वहाँ पे ग्रासलैंड्स फॉर्म होते जाएंगे, घास वगैरह, पेड़ वगैरह, ये सब वहाँ पर उगते जाएंगे, राइट। जैसे जैसे यहाँ पे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये सारी चीज़ें पेड़, घास, ये सब
अपने आप यहाँ पर उगते जाएंगे। तो इससे किस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ, इससे डेवलपमेंट हुआ ग्रास लैंड्स का। तो मीजोलिथिक पीरियड में ग्रास लैंड्स का डेवलपमेंट हुआ। रीज़न था क्लाइमेटिक चेंज, तो इन्वायरमेंट में हमारे चेंज हुआ। इन्वायरमेंट जो था वो हमारा गर्मी की तरफ, जो क्लाइमेट था वो गर्मी की तरफ शिफ्ट हो रहा था। तो मीजोलिथिक पीरियड में हमारा इन्वायरमेंट का चेंज हुआ और ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट चालू हुआ। सो अब इसकी जो ग्रासलैंड्स वगैरह, जो घास वगैरह इतनी ज़्यादा उगने लगी, अब इन सब चीज़ों से क्या हुआ, इन सब चीज़ों से नंबर ऑफ़ एनिमल्स में इंक्रीज़ हुआ। किस तरीके के नंबर ऑफ़ एनिमल्स से इंक्रीज़ हुआ, जो एनिमल्स घास वगैरह ज़्यादा खाते हैं, लेट्स से जैसे कि डियर, गोट, शीप, कैटल्स, मतलब जो भी एनिमल्स ग्रास पे सर्वाइव करते हैं, उन सारे एनिमल्स का यहाँ इंक्रीज़ होने लगा उन एरियाज़ में, जहाँ जहाँ घास ज़्यादा होने लगी, जहाँ जहाँ प्लांट्स वगैरह ज़्यादा और जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा होने लगी, वहाँ पे इस तरीके के एनिमल्स ज़्यादा बढ़ने लगे जो लोग ग्रास पे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो जो लोग एनिमल्स को हंट करते थे ना, अब उन लोगों ने फॉलो करना चालू कर दिया उनके फूड हैबिट्स में और उनके ब्रीडिंग सीजन्स में। इन सब चीज़ों के बारे में उन लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने लर्न करना स्टार्ट कर दिया। तो इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग। अब यही जगह थी जहाँ से लोग हर्डिंग और रियरिंग की, एनिमल्स के हर्डिंग और रियरिंग के बारे में उन्होंने सोचना शुरू किया। यहीं पे लोगों ने एनिमल्स को चराना और उनको खिलाना, इन सब चीज़ों के बारे में इन्हीं सब जगहों पे लोगों ने स्टार्ट किया सोचना। फ़िशिंग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गई थी। फ़िशिंग भी एक नया चीज़ था जो लोगों ने सीखना इन सब टाइम पे स्टार्ट किया। ठीक है, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब ऐसे ही यहाँ पर फार्मिंग और हर्डिंग की बिगनिंग चालू हुई। ठीक है, कैसे हम लोग मूव कर रहे थे, कितना पहले हम लोग एनिमल्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे हमारा पैलेलिथिक पीरियड ख़त्म हुआ, जैसे हमारा मीजोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पर हमारा फार्मिंग और हर्डिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चालू हुआ। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। So there was a time when several grain-bearing grasses include wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. अब ऐसा टाइम था कि कई सारे एरियाज़, कई सारे सब कॉन्टिनेंट में वीट, बार्ले, राइस, ये सब अपने आप नेचुरली ग्रो करने लग गए। ये सारे पेड़, घास, प्लांट्स, ये सब अपने आप ग्रो करने लगे कई सारे सब कॉन्टिनेंट में। अब मेन, वुमेन, चिल्ड्रन जो थे, प्रोबेबली उन्होंने अब ये जो ग्रेन्स थे, इन्हीं को ग्रेन्स एज फूड, इनको इकट्ठा करना सीख लिया, इनको उगाना सीख लिया, क्योंकि अब यही सब इनका फूड बनता जा रहा था। धीमे धीमे यही सब इनका खाना बनता जा रहा था। जो ग्रेन्स जैसे कि वीट, बार्ले, राइस, ये सब जो उग रहे थे, यही सब इनका खाना बनता जा रहा था। उन्होंने उसको इकट्ठा करना सीख लिया, इन ग्रेन्स को ग्रो करना सीख लिया। और जब वो जैसे कि अनाज वगैरह कटता है, तो ये सब उन्होंने पूरा काम यहाँ पर इन सब चीज़ों का सीखा। तो दिस में हैव लेड देम टू टॉक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। अब जब ऐसा हो रहा था कि अपने आप जब चीज़ें ग्रो कर रही थी, ये सब वीट, बार्ले, राइस नेचुरली जब ग्रो कर लेते कुछ पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में, तो जो मेन, वुमेन, चिल्ड्रन थे, उन्होंने उन चीज़ों को कलेक्ट करना चालू किया। तो दे थॉट कि अब हम क्यों ना खुद अपना ही यहाँ पर प्लांट्स वगैरह को ग्रो करने लग गए। और इसी तरीके से यहाँ पर स्टार्टिंग हुई फार्मर की। इसी तरीके से लोग यहाँ पर फार्मर्स बने। जब वो उन्होंने सोचा कि अपना खुद का हम प्लांट्स वगैरह ग्रो करेंगे, खुद का यहाँ पर राइस, वीट, ये सब कुछ ग्रो करना चालू करेंगे, तो यही एक फेज़ था जहाँ पर जो हंटर्स और गैदरर्स थे, दे टर्न्ड इनटू फार्मर्स। वहाँ से ये पूरी यहाँ पे साइकिल यहाँ ख़त्म होती है फार्मर्स तक पे। ठीक है, अब लोग और क्या करते थे, पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। अब वो क्या करते थे, लोग जो थे वो एनिमल्स को अट्रैक्ट करते थे। ओके, अट्रैक्ट करते थे एनिमल्स को किस तरीके से, वो उनको खाना, अपने जो उनका घर था, जो भी शेल्टर था उनका, उनके पास अपना खाना रख देते थे, और उस खाने से लोग थे वो एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा करते थे। तो जो पहला एनिमल था, दैट वाज टू बी टेम्ड, वाज अ वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। टेम्ड मतलब कि उनको पालना। ठीक है, मतलब एनिमल्स को पालना। क्या करते थे, जो एनिमल्स थे उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे और एनिमल्स को वहाँ पर अपने पाल लेते थे। तो जो पहला एनिमल था जो कि ऐसा, मतलब जो कि लोगों ने पाला,
वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। मैं इसको यहाँ पे प्लीज नोट हाईलाइट कर रही हूँ प्लीज, का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर है द 1 सेकेंड। फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। तो ये पहला जो एनिमल था जो कि पालतू एनिमल हुआ, दैट वाज अ वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। बाद में पीपल इनकरेज हो गए एनिमल्स पे, जेंटल हो गए, मतलब जहाँ पे वो कैंप्स वगैरह में रहते थे, जहाँ पे वो रहते थे एनिमल से अच्छी तरीके से हो गए। पीपल इनकरेज एनिमल्स दैट दे वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव। ठीक है, तो किस तरीके के एनिमल्स आते थे? एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम ईट ग्रास। तो ये सब जितने भी शीप, गोट, कैटल सब झुंड में रहते हैं। हम लोगों ने भी देखा है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं ये सब शीप, गोट वगैरह ये सब झुंड में रहते हैं। तो ये सब झुंड में रहते थे और ज़्यादातर ये सब घास ही खाते थे। तो अब लोगों ने भी एनिमल्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चालू कर दिया। दूसरे जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे वो उनको अगर अटैक करते थे छोटे एनिमल्स को, तो लोगों ने प्रोटेक्ट करना एनिमल्स को चालू कर दिया। और इसी तरीके से वो क्या बने? इसी तरीके से वो बने हर्डर्स। हर्डर्स मतलब जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और जो एनिमल्स को घास वगैरह चराते हैं, वो होते हैं हर्डर्स। ठीक है, तो यही सब रीज़न था जो कि चेंजमेंट लाया था। जो हमारा मेसोलिथिक साइड था वो चेंजमेंट लाया, मतलब एनिमल्स का शिकार करने से लेकर वो हमारे यहाँ पर एनिमल्स को अच्छे से हर्डर्स पे चेंजमेंट लाया। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट इसका यहाँ पर पीरियड। अब डोमेस्टिकेशन। अब डोमेस्टिकेशन क्या होता है? डोमेस्टिकेशन एक ऐसा नाम है जो कि इस प्रोसेस को दिया जाता है जहाँ पे लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स की देखभाल करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिकेशन। जो लोग मैं वापस रिपीट करती हूँ, जो लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स का ध्यान रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिकेशन। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो थे वो लोगों, मतलब जैसे कि वाइल्ड प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स, तो very often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. This is because people select plants and animals for domestication. अब जो wild plants और wild animals थे वो सब लोग नहीं चूज करते थे, लोग ऐसे plants और animals select करते थे domestication के पर्पज से में। ठीक है, जैसे कि वो plants और animals ऐसे select करते थे जिनको कि कोई भी disease ना हो। ओके, वो ऐसे plants select करते थे जो कि लार्ज साइज ग्रेन प्रोवाइड कर सके और हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स केपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन। ठीक है, इस तरीके के लोग प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह आप चूज करने लगे थे। तो जो सीड्स थी वो कुछ सिलेक्टेड प्लांट्स के लिए प्रिजर्व करते थे, उन सीड्स को मतलब सो करते थे, मतलब बोते थे और इंश्योर करते थे कि जो सेम क्वालिटी का नया प्लांट है वो सेम क्वालिटी का ही वहाँ पर ग्रो करें। अब एनिमल्स में क्या होता था? सो एनिमल्स में भी जो लोग थे रिलेटिवली काफ़ी जेंटल हो गए थे, सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। एज अ रिजल्ट डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स और प्लांट्स थे वो वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड प्लांट्स से बहुत डिफरेंट हो गए थे। ठीक है, क्योंकि जो डोमेस्टिक वाले थे उनको काफ़ी केयर वगैरह भी मिलती थी, काफ़ी उनका देखभाल वगैरह भी होता था, क्योंकि वो जो लोग थे उनको पालते थे, अब वो उनको पूरा देखभाल करते तभी वो उनको अच्छा सामान देते थे, राइट। तो इसी वजह से वाइल्ड एनिमल्स और जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनमें काफ़ी डिफरेंस था। ठीक है, सो जैसे कि द टीथ ऑफ द हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर दैन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड। जैसे कि जो टीथ होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के, टीथ और हॉर्न्स, ठीक है, सींगे, तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स की होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती हैं, सॉरी जो वाइल्ड एनिमल्स की होती है काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती हैं रादर दैन द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, राइट। जैसे कि यहाँ पे दो इमेजेस आपको देख रखे हैं हम लोग। तो पहले वाला इमेज ऑटोमेटिकली अपने हमको लग रहा है कि ये होगा डोमेस्टिक का और ये वाला होगा वाइल्ड का। ठीक है, सो डोमेस्टिकेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जिसने कि वर्ल्ड के कई सारे पार्ट्स में टेक प्लेस किया और वो अराउंड 2000 ईयर्स अगो यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो जितने प्लांट्स और एनिमल्स थे दे प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे एज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। ठीक है, तो कुछ अर्ली प्लांट्स जो थे वो डोमेस्टिकेटेड थे, वाइल्ड व्हीट एंड बार्ले। तो अर्ली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गोट। तो सबसे पहले जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स थे जो गाय गए वगैरह दैट वर व्हीट एंड बार्ले, और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थी शीप और गोट। ठीक है,
तो होप आई एम क्लियर विद दैट। जो मैंने आपको डोमेस्टिकेशन यहाँ पे पूरा आइडिया दिया, पूरा इसको क्लियर किया। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, ठीक है, न्यू वे ऑफ लाइफ। So if you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, week, months, years, and in some cases years. जब भी हम लोग कोई एक प्लांट को, मतलब कोई भी एक सीड को प्लांट करते हैं, कोई भी एक सीड को बोते हैं, तो हम नोटिस करते हैं कि काफ़ी टाइम लेता है वो ग्रो करने में। रीज़न कैन बी, मतलब ग्रो करने में काफ़ी टाइम लेता है, मतलब कुछ दिन ले सकता है, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, और कुछ कुछ केसेस में तो कुछ कुछ साल भी ले सकता है ग्रो करने में। तो जब लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना चालू किया, तो इसका मतलब था कि उनको एक ही जगह पे काफ़ी टाइम रहना पड़ता था। अपने प्लांट्स को देखभाल करना, उनको ढंग से पानी देना, उनमें वीडिंग मतलब जो गंदगी वगैरह थी वो सब पूरा साफ़ करना, एनिमल्स और बर्ड्स जो आते थे उन सबको वहाँ से दूर भगाना। कब तक? जब तक भी जो ग्रेन्स होते थे वो उसको वहाँ पर अनाज को जो भी थे उसको काट नहीं लेते, तब तक वो इन सब कामों को करते थे। इन सब कामों को करने के लिए उनको एक जगह पे रहना पड़ा, तो यहीं से एक जगह रहने की शुरुआत भी हुई। एंड देन द ग्रेन हैज़ टू बी यूज केयरफुली। उसके बाद जो ग्रेन था वो ग्रेन को काफ़ी केयरफुली यूज़ करना भी पड़ता था। तो एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। अब जो ग्रेन जो होते थे उसको फूड और सीड दोनों के फॉर्म में लोग यहाँ पर स्टोर करते थे, राइट। अब उनको रखना पड़ता था, तो अब उनको स्टोर करने के कुछ कुछ तरीके ढूंढने पड़े, कुछ वेज ढूंढने पड़े। तो उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ एरियाज़ में उन्होंने बहुत बड़े बड़े क्ले के पॉट्स बनाने चालू कर दिए। कुछ लोगों ने बास्केट्स को बुनना चालू कर दिया। कुछ लोग गड्ढा खोद कर मतलब डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, वो गड्ढा ग्राउंड में ही खोद देते थे, वहाँ पर उनको स्टोर कर देते थे। तो इस तरीके के काफ़ी यहाँ पर चीज़ें हो सकती थी। इसी तरीके के लोग काफ़ी काम यहाँ पर करते थे। अपना जो भी उन्होंने ग्रेन्स वगैरह प्लांट, मतलब जो भी सीड प्लांट किया है, तो उसको अच्छे से ग्रो करे और अच्छे से फिर उसको स्टोर करने के लिए ये सब मेथड्स लोग यहाँ पर यूज़ करते थे, ठीक है। तो जो वेस्ट थे ग्रेन वो लोग कैसे यूज़ करते थे, वो सीड की तरीके यूज़ करते थे, फूड की तरीके यूज़ करते थे, गिफ्ट्स की तरीके यूज़ करते थे, और वो फूड के लिए उसको स्टोर भी करते थे, ठीक है। तो यहाँ से लोगों की एक नई लाइफ, एक रहने का तरीका, एक नया वे ऑफ लाइफ यहाँ से लोगों का चालू हुआ, क्योंकि उन्होंने सीड को प्लांट किया। अब सीड को प्लांट करने के लिए उनको उसी जगह जहाँ पर वो हैं वहीं पे उन्हें काफ़ी समय तक रहना पड़ेगा, ताकि जब तक वो उन्होंने जो भी सीड्स प्लांट करे, जब तक वो राइट पे नहीं हो जाते हैं तब तक उन्हें वहीं पर रहना पड़ेगा। तो इससे लोगों को एक समय पे एक जगह पे रहना भी आया इसी पर्टिकुलर गोल्स, ठीक है। तो होप मैंने आज आपको यहाँ पे जो भी चीज़ समझाया, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर होंगी। आज हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग साइट्स पढ़ा, फिर हम लोगों ने बताया फायर के बारे में पढ़ा, फिर जो नेम्स और डेट्स हम लोगों ने आज पढ़ा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी आज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। प्लीज़ इसको मेक श्योर करें, आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से इसको याद भी रखिएगा। देन हम लोगों ने चेंजिंग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग पढ़ा, और डोमेस्टिकेशन कैसे क्या होता है, एंड अ न्यू वे ऑफ लाइफ। तो आज हम लोगों ने इन सारे टॉपिक्स पे यहाँ पर गो थ्रू किया। तो अब आई होप कि आपको ये सब चीज़ें काफ़ी समझ में आई होंगी। तो फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड हम लोगों ने आज इस चैप्टर में कुछ नए टॉपिक्स और पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर फिनिश अप हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि चैप्टर पूरा फिनिश अप हो जाए। होप मैंने आज आपको जो भी पढ़ाया आपको सब समझ में आया होगा अच्छे से। प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप नोट्स भी मेरे साथ साथ यहीं पर बनाते रहें। ज़्यादा टाइम यहाँ पर नोट्स बनाने के लिए छोड़े नहीं, वरना फिर ये चीज़ें भूल सकते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुरंत पॉइंट पे ही आप नोट्स भी अपने बना लें। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी बिल्कुल करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। So this is all for this video. Till then, thank you and take care. Jai Hind.